Rahim. So we were talking about ear, we were talking about the anatomy, physiology and the rest of important information. अब हमने करना ये है कि we have to talk about some disorders जो कि hearing से linked होंगे. It's an important lecture और इसलिए I want कि आप पूरी attention के साथ इसको manage कीजिएगा. Remember last time we discussed about deafness और deafness के बारे में हमने ये देखा था कि deafness की classification की थी उसकी टाइप के मुताबिक, साइट के मुताबिक और एज के मुताबिक, और उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी रोशनी में वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डेफनेस इन डिटेल. अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स लिंक्ड. तो इसमें जब कभी भी हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वी आर लुकिंग फॉर सम एनाटॉमिकल डिफरेंसेस और सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो कि उस जगह पर डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से कान की जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रही है. अब अगर इसको गौर से देखें हम लोग तो वी विल सी के the ear that we learnt about was had three parts, outer, middle, inner ear. तो इन तीनों में हम देखेंगे कि what kind of situation is arising at either all of these places, जहाँ पर जाकर यहाँ हमारा ईयर जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर सके. सो आज का हमारा लेक्चर जो है इट्स अबाउट ईयर इन्फेक्शंस और इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और मेस्टोइडस, मेस्टोइडिटस. तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस बेटे कहते हैं इन्फेक्शन को, एक्सटर्ना कहते हैं बाहर, जब बाहर वाले कान में कोई इन्फेक्शन है. ओटाइटिस मीडिया जब मीडियल ईयर के अंदर या मिड ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, दैट्स कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया. और फाइनली मेस्टोइडाइटिस है, यानी कि जब मेस्टोइड बोन को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी. तो इन तमाम सिचुएशन में एक इंसान जो है वो ईयर इन्फेक्शन की स्टेजेस से गुजरता है. और आपको पता ये भी सबके जहन में होना चाहिए कि इन्फेक्शन जो है वो अक्यूट भी होती है, और जो कि अभी अभी हुई है वो इन्फेक्शन आपकी अक्यूट कंडीशन है, और जो अगर इन्फेक्शन पुरानी हो जाए तो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं. ये थोड़ी सी वोकैबुलरी आप जहन में रखिएगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. तो let's talk about the agenda today. ओटाइटिस एक्सटर्ना. जब कभी भी आउटर ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको पेन और इचिंग स्टार्ट होती है इन द आउटर ईयर, और उसके नतीजे में, और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. इन्फ्लेमेशन से मुराद क्या है? इन्फ्लेमेशन से मुराद है जब सेल का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है और उसके नतीजे में सेल जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू करता है. अकोमुलेशन ऑफ पस हो जाती है, या फिर उस जगह के अंदर रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, वो स्वेल अप हो जाएगी जगह. तो पेन और इचिंग जो है उसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको नजर आएंगे. ओटाइटिस एक्सटर्ना कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. आउटर ईयर जो है उसके अंदर जो इन्फेक्शन है उसकी ये कुछ टाइप्स आपको मैनेज नजर आ रही हैं. नंबर 1 इज एक्यूट लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना. एक्यूट मींस जो अभी रिसेंटली हुआ है और लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड से मुराद वो सिर्फ लोकल है उस एरिया तक, यानी कि आउटर ईयर तक ही लोकल है, एंड दैट्स एक्यूट कंडीशन. वो अभी अभी हुई है और रिसेंटली हुई है, बहुत पुरानी बात नहीं है, एंड इट इज लोकलाइज्ड टू द एक्सटर्नल पार्ट. एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर ये ना सारी स्लाइड खराब हो गई है. बस एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है. You can't see it? बस सर छोटा सा बॉक्स आ रहा है और उसके अंदर यस सर, कोई और विंडो ओपन है जी. ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ बेटे. सर स्लाइड सेम है कि ऊपर बस वो कवर्ड है. अब आपको क्लियर अब हुआ? ठीक है सर. जी सर, clear. अब हो गई थैंक है. यू सर. ओके, तो बेटे अजान का इंतजार करें एंड देन वी प्रोसीड.
Okay, Ji, we start again. We were talking about infections of the outer ear, middle ear and inner ear. इंशाल्लाह हम इनकी बात करेंगे और इस तमाम के दौरान दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड जिसके अंदर हम ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात कर रहे हैं. ओटाइटिस मींस इन्फेक्शन एंड एक्सटर्ना मींस आउटर ईयर. तो आउटर ईयर के अंदर जब ओटाइटिस या इन्फेक्शन होती है तो उसके बहुत सिंपल से इंडिकेटर्स हैं. फॉर एग्जांपल यू विल सी सम इन्फ्लेम्ड टिश्यूज. इन्फ्लेम्ड मीन इन्फ्लेमेशन है उनके अंदर और वो आपके आउटर ईयर पर नज़र आएंगे. और आउटर ईयर पर नज़र आने की वजह से आपको उसके साथ यू कैन हैव अ फीलिंग ऑफ पेन और आपको इचिंग हो सकती है. और ये अगर तो ये सारी सिचुएशन सिर्फ आउटर ईयर तक ही है और रिसेंटली हुई है तो उसका नाम होता है एक्यूट लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना. जबकि इसकी दूसरी टाइप जो है वो एक्यूट डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना. डिफ्यूज से मुराद कि वो फैल जाती है, वो कान के ऊपर भी है और कान के साइडों पे भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी. यानी कि एक्यूट भी है और डिफ्यूज भी. डिफ्यूज मीन्स फैली हुई है. लोकलाइज से मुराद वो किसी एक जगह पर लोकलाइज है और बाज़ औक़ात वो पूरे कान को जो है वो अगर वो इन्वॉल्व कर रही है तो दैट विल बी अ डिफ्यूज्ड इन्फेक्शन. अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना जो ऐसी इन्फेक्शन है जो कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, क्रोनिक हो गई है. सो बाकी सभी वही वोकैबुलरी है. क्रोनिक मींस ओल्ड, ओटाइटिस एक्सटर्ना मींस इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर. और चौथी चीज़ है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. मैलिग्नेंट इज समथिंग नॉट गुड. नॉट गुड से मुराद ये है कि दिस कैन बी डेंजरस. ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और अपने नेबरिंग सेल्स को इन्वेड कर लेते हैं ये सेल्स. तो मैलिग्नेंट इज बेसिकली डेंजरस. ठीक है. तो मैलिग्नेंट का उल्ट होता है बिनाइन. बिनाइन जो है वो अनहार्मफुल होता है. मैलिग्नेंट्स आर क्वाइट हार्मफुल सिचुएशंस जो कि फैलती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती हैं और नेबरिंग और एडजेसेंट सेल्स जो है उनको भी इन्वॉल्व कर लेती हैं. लिहाजा ये कुछ 4 टाइप्स का आपके साथ जिक्र किया जो कि ओटाइटिस एक्सटर्ना के केस में आउटर ईयर की इन्फेक्शंस हैं. हम इनको डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर में भी पढ़ रहे हैं और इन्फेक्शंस ऑफ डिसऑर्डर्स हम देखेंगे और ये अभी हम इन्फेक्शन के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं. Infection of the external auditory canal is similar to the infection of skin and soft tissues elsewhere. ये जैसे आपको बाकी स्किन पे इन्फेक्शन होती है एग्जैक्टली उसी तरह की ये भी इन्फेक्शंस हैं. जैसे कि आपको पता ना कि हमारी जो एपिथेलियल लेयर है आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सो इसके ऊपर जो कुछ इन्फेक्शन किसी और जगह पे हो सकती है, कान के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकती हैं बिकॉज ये कान एक्सपोज रहता है एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी इन्फेक्शन. Unique problems occur because the canal is narrow and tortuous. Fluid and foreign objects enter and are trapped because of the irritation of superficial tissues.
अब होता क्या है, होता ये है कि देखो ये एक कान, बेसिकली अगर कान को समझा जाए, देखो एक छोटा सा सैक है, एक छोटा सा खाना है, फॉर एग्जांपल बड़ा खाना है और उसके आगे एक छोटी सी ट्यूब जा रही है। ये इतनी तंग सी और नैरो सी जगह है कि कोई चीज़ अगर इसके अंदर चली जाए तो वो बाहर इतने आसानी से नहीं निकलती। पहली बात तो अंदर जाना उस चीज़ का मुश्किल है, लेकिन अगर वो चली जाए, फ्लूइड है या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो चले जाए अंदर, तो आगे इसके अंदर छोटे से कुछ नैरो स्पेसेस हैं जिसके अंदर वो चीज़ वो जो भी आउटर फॉरेन बॉडी थी वो उसके अंदर जाकर स्टक हो सकती है। एंड वाइल इट इज स्टक, तो वो वहाँ पर गलना सड़ना शुरू हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट आपकी इन्फेक्शन में एड अप करती चली जाती है। तो ये कान के, अगर आपने देखा होगा कि कान के अंदर ये छोटे छोटे फर्रोज हैं, फर्रोज मीन छोटे छोटे ये तंग तंग सी जगह हैं आपके आउटर ईयर के अंदर, जिस पे आपको उंगली मार के उसको साफ करना पड़ता है। यहाँ पर एट टाइम्स डस्ट और इन्फेक्शंस जो अमूमन डेवलप हो जाती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि वो इन्फेक्शन की सूरत में, ओटाइटिस एक्सटर्ना की सूरत में आपको नजर आती हैं। ओके, स्ट्रक्चर एंड ईयर कैनाल। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि आउटर ईयर के अंदर ही ईयर कैनाल भी हमने शामिल की थी जब हम एनाटमी पढ़ रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और द कॉन्का ऑफ द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कॉन्का से लेकर और ऑरिकल से लेकर, कॉन्का इज़ द आउटर पार्ट, उसको ऑरिकल भी कहते हैं, और वहाँ से लेकर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का जो वो ट्यूब का स्ट्रक्चर है, वो जो ट्यूब लाइक एक एंट्रेंस है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अलावा जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि द आउटर हाफ ऑफ द कैनाल इज कार्टिलेजिनस, द मीडियल हाफ टनल्स थ्रू द टेम्पोरल बोन। और आप याद रखिएगा इसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट यानी कि 2.5 में से 1.25 सेंटीमीटर जो है तकरीबन, वो ऐसा एरिया जो कि कार्टिलेजिनस, इट्स अ सॉफ्ट बोन। जबकि उसके बाद ये सॉफ्ट बोन जो है वो आपकी आगे इसके साथ टेम्पोरल बोन थी, उस टेम्पोरल बोन के अंदर से गुजरती हुई टुवर्ड्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जाती है। लिहाजा कुछ पार्ट इसका हार्डर है, कुछ पार्ट इसका ब्रिटल या सॉफ्ट है। ठीक है। The constriction, the isthmus is present at the junction of the osseous and cartilaginous parts. अब दूसरी बात समझिए कि बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट जहां पर आपस में जुड़ते हैं, देखो आपको बताया ना कि ये एक ट्यूब है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लंबी, तो 1.25 सेंटीमीटर तो इसके अंदर कार्टिलेजिनस पार्ट था, और बाकी 1.25 जो था वो ओसियस था, यानी कि इट वाज अ बोनी स्ट्रक्चर, बोन हार्ड बोन थी। तो इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां पर एक नैरोइंग होती है, वहां पर ये ट्यूब जो है थोड़ी सी पतली हो जाती है, दैट्स कॉल्ड isthmus। तो isthmus क्या चीज है? isthmus इज द नैरोइंग ऑफ दिस ऑडिटरी ट्यूब ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इट। और उसका ये नैरोइंग क्यों हो रही है? बिकॉज इसके बाद बोन की डेंसिटी में फर्क आ रहा है, पीछे से तो कार्टिलेजिनस थी लेकिन आगे जाके वो हार्ड होना शुरू हुए, तो यहाँ पर एक छोटी सी नैरोइंग आ जाती है। और इस नैरोइंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर कोई चीज़ कान के अंदर जाती है तो इस नैरोइंग की वजह से वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। वैसे तो वहाँ पर वैक्स मौजूद थी जिसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, और कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी, कोई कीड़ा वगैरह जब कान के अंदर जाता है तो वो उसी पंजेंट स्मेल की वजह से आइदर इट डाइज आउट और वट एवर, लेकिन वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड इफ इट इज़ ब्रेव इनफ और वो आगे जाना की कोशिश करेगा, तो आगे वहाँ पर ट्यूब इज़ नैरोड टू द एक्सटेंड के वहाँ से किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट का पास ऑन होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो इट इज़ वाइटल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि isthmus एक नेचर ने हमारी प्रोटेक्शन का सिस्टम भी रखा है, और बेसिकली दिस वाज द कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. The skin of the canal is thicker in the cartilaginous portion and includes a well-developed dermis and subcutaneous layer. ये कुछ छोटी सी vocabulary आपको नहीं लगेगी, इसको परेशान नहीं होना। इसमें it's very simple enough कि जो कनाल की स्किन है वो थोड़ी सी थिकर है कार्टिलेजिनस पोर्शन के ऊपर, यानी जो कार्टिलेजिनस पार्ट था इसके ऊपर जो स्किन है वो थोड़ी सी थिक है, और उसके थिक होने की भी एक खास वजह वो हम आगे देखते हैं।
और ये थिक है, और इसके ऊपर जो डर्मिस है, द आउटर मोस्ट लेयर है, और जो उसके नीचे वाली लेयर है, ये दो ऐसी लेयर्स हैं जो कि उसको थिकन कर रही हैं। उस कार्टिलेजनस पार्ट के ऊपर जो स्किन है उसको थिक करता है उसका डर्मल पार्ट, और उसका सबकुटेनियस यानी कि नीचे वाला जो डर्मिस के नीचे वाला पार्ट है, सबकुटेनियस है, ये थोड़ा सा थिक है। और इसके द स्किन लाइनिंग द ओशियस पोर्शन इज थिनर एंड लैक्स अ सबकुटेनियस लेयर, जबकि अंदर जो बोन के अंदर जो मेम्ब्रेन थी या कवरिंग थी स्किन की, वो इतनी ज़्यादा थिकर नहीं है, और उसके अंदर जो सबकुटेनियस लेयर है वो मौजूद ही नहीं है। और हेयर फॉलिकल्स आर न्यूमरस इन द आउटर थर्ड एंड फ्यूअर इन द इनर टू थर्ड ऑफ द कैनाल। जो आउटर वन थर्ड है उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल मीन वहाँ पे छोटे छोटे बालों की ग्रोथ होती है। ये बाल बेसिकली ये एक आउट ग्रोथ है, ये पोर्स हैं आपकी स्किन के अंदर जहाँ से ये बाल जो ओरिजिनेट करते हैं। ये उसकी ब्रीदिंग का भी बायस है, यहाँ से सेल ब्रीथ भी करता, बॉडी आपकी ब्रीथ भी करती है, और उसके अलावा यहाँ से जो भी एक्सक्रीशन होती हैं वो यहीं से सिक्रीट होती हैं। और मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोड्यूस करना था, और वो कुछ वही है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, सेरेमनम, यानी कि the fluid that is the jelly like structure which has got a pungent smell in your ear, ये वो वाली secretions हैं जो कि वहाँ पे produce हो रही हैं। The ear canal epithelium absorbs moisture from the environment। इस कैनाल के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, वो मॉइस्चर उसको चाहिए, वो एनवायरनमेंट से लेती है। Desquamation of the superficial layers of the epithelium may follow it. In this warm, moist environment, the organism in the canal may flourish and invade the mechanical skin. मुझे अपने माइक बंद कीजिएगा। थैंक यू। तो ये जो सुपरफिशियल लेयर है, इसके ऊपर जब ये वहाँ पे देखें मॉइस्चर भी है, वहाँ पर गर्मी भी है, तो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी जगह थी ये कि वो वहाँ पर फ्लरिश करते हैं। लेकिन इस फ्लरिश होने को चैलेंज करने के लिए नेचर ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ था, और जिसका हमने अभी जिक्र किया कि वहाँ पर सिक्रीशंस हैं, और कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है वहाँ पे ग्रो करना ड्यू टू दैट स्मेल। इन्फ्लेमेशन एंड सुपरेशन फ्लो, इसके अलावा क्या काम होता है कि ये जो वैक्स अमूमन प्रोड्यूस होती रहती है कान के अंदर, यहाँ पर ये फिर जो इन्फ्लेमेशन है उसके बाद वो थिकन होना शुरू हो जाती है। शुरू में तो इन्फ्लेमेशन के अंदर सेल्स के अंदर जो वाटर की मिकदार है, जो लिक्विड की मिकदार है, वो बढ़ती है, वो जगह सूज जाती है, फूल जाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए और पुरानी हो जाए तो वो डेंस होना शुरू हो जाती है, जिसको कि सुपरेशन कहते हैं। तो यस, दिस इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वैसे तो वो जगह बहुत सिक्योर थी, लेकिन इफ समहाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कान के अंदर चले गए हैं और वहाँ पे मौजूद ह्यूमिडिटी और वार्मथ उनको दोनों चीज़ें उनको मिली, उन्होंने खूब फ्लरिश करना शुरू कर दिया। जब फ्लरिश किया उन्होंने तो वो चीज़ इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई। इन्फेक्शन की पहली स्टेज जो थी वो इन्फ्लेमेशन थी। जैसे ही वो चीज़ इन्फ्लेम होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद फिर उसके अंदर जो लिक्विड है वो डेंस होना शुरू हो जाता है, जिसको कि आप सुपरेशन कहते हैं। तो दिस ऑल इज पॉसिबल इन द आउटर ईयर, जो कि जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कनाल के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन। बहरहाल एंटीबायोटिक्स और इंसिजन टू द ड्रेनेज की जा सकती है। बाज़ औक़ात अगर कोई नज़र आ रही है आपको जगह और जो रीचेबल है तो उसको तो आप इंसाइज भी कर सकते हैं। बहरहाल एंटीबायोटिक्स एक सेफ ऑप्शन होती है अमूमन इस केस के अंदर के आप जब एंटीबायोटिक्स खाती हैं तो वो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बना के और उसका जो इफ़ेक्ट है, नेट इफेक्ट है उन जरासीमों का, उसको ख़त्म कर दिया जाता है एंड इन्फेक्शन गोज अवे। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मुराद क्या नज़र आएगा, क्या कंप्लेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल acute diffuse otitis externa occurs mainly in hot and humid weather। गर्म या ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो हमारा सावन आता है, इस सावन के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि, और ख़ास तौर पे ये स्विमर्स हैं जो पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा गौते शौते लगाते हैं,
तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी थी, ऊपर से उन्होंने स्विम किया तो कान के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर वाटर जो है जब जाता है तो उसके साथ साथ फिर इन्फेक्शन भी डेवलप होती है। ईयर इज इची, पेनफुल एंड कनाल इज एडिमेटस एंड रेड। इची होना, वो इच करता है, उसके बाद दर्द भी करता है उसको, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो है कि एडिमेटस होती है। एडिमेटस मीन्स स्वोलन होती है। जब आप उसकी कनाल के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको नज़र आती है कि वो सुर्ख सुर्ख भी है और उसके अलावा जो है वो इन्फ्लेम्ड भी है, सूजी और फूली हुई भी आपको नज़र आती है। Chronic otitis externa due to irritation of drainage from the middle ear in patients with chronic suppurative otitis media. अब एक और चीज आपने देखनी है, क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना किसको कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान सिर्फ एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का तो फर्क था। तो बाज औकात इन्फेक्शन जो है वो मिडल ईयर के अंदर डेवलप होती है, लेकिन वो मिडल ईयर्स में इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट डजंट हैव अ चॉइस। इनर ईयर के अंदर तो वो ट्रैवल नहीं कर पाई, तो आउटर ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ती हुई अंदर वाली इन्फेक्शन जो बाहर आ जाती है, और जब आप इस कैनाल के अंदर देखते हैं तो वहां से आपको इन्फेक्शन बाहर आती हुई नजर आती है। जब दिस इज़ वेरी कॉमन इन देहातों में, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वो लोग जो अनहाइजीनिक तरीक़ों से रहते हैं और पानियों में और नदी नालों में डुबकियाँ मारते हैं, उनके अंदर अमूमन ये कान के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अनहेल्दी वाटर जो था वो बेसिकली अपने साथ और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके जब उनके कान में जाता है तो वहाँ पर तो बड़ा अच्छा माहौल था, ह्यूमिडिटी थी कान के अंदर जो था वो टेम्परेचर उसका अच्छा था, वहाँ पर उसके लिए बड़ा अच्छा एक ब्रीदिंग ग्राउंड आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उनकी इन्फेक्शन बन जाती है। सो यस, दिस इज पॉसिबल कि एट टाइम्स जब अक्यूट कंडीशन हो जाए, अक्यूट मीन्स ज़रा क्रॉनिक मीन्स जब इन्फेक्शन जो है थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसके नतीजे में जो इन्फेक्शन है मिडल ईयर से निकल कर आउटर ईयर की तरफ आती है और आपको कैनाल के अंदर जो है वो इन्फेक्शन नज़र आएगी। दिस इज़ पॉसिबल। तो जहाँ एक तो हो गया आपको दर्द हो गया, इचिंग हो गई, पेन हो गई, और अब एक और चीज़ जो है वो नज़र आई है आपको कि रेडनेस भी उसकी नज़र आ गई है, उसके अंदर स्वेलिंग भी नज़र आ गई है, और फाइनली ये भी हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन ऊज करती हुई नज़र आ जाए, बाहर निकलती हुई नज़र आ जाए। ये इसकी कुछ मैनिफेस्टेशन है आउटर ईयर की। Itching may be severe. Management is by treating the otitis media also. Otitis media क्या है? Infection of the middle ear है। तो अगर इस किस्म की कंडीशन हो कि आपको इन्फेक्शन बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि मिडल ईयर के अंदर भी इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, तो उसको आप ट्रीटमेंट करें, और उसकी ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन इसी तरीके से बाहर निकलती रहेगी। Invasive malignant otitis externa is a severe nectarizing infection that spreads from the squamous epithelium of the ear canal to the adjacent area of the soft tissues, blood vessels, cartilage and bone. Now मैंने आपको बताया था malignancy means किसी चीज का dreadful होना, किसी चीज का खतरनाक होना। Invasive means जो invade कर लेती है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर जब ये वाली सिचुएशन आती है, इन्वेजिव भी और मैलिग्नेंट भी हो, तो वो क्या करता है कि वो इतना सवियर होता है कि अपने साथ वाली एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ उसके एडजेसेंट कैनाल में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको भी इन्वेड कर लेता है, ब्लड वेसल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, और कार्टिलेज और बोन है उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। यानी कि ये एक ऐसी इन्फेक्शन थी विच वॉज क्रॉनिक इन नेचर, और उसने क्या किया कि वो इतनी इन्वेजिव थी। सारी इन्फेक्शन इन्वेजिव नहीं होती, जैसे कैंसर इज एन इन्वेजिव कंडीशन। अब वो कैंसर यही करता है कि अपने नेबरिंग सेल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। अब इस केस के अंदर देखा जाए तो आउटर ईयर के अंदर जब ये इन्फेक्शन हुई और क्रॉनिक हो गई और इन्वेजिव इसकी नेचर थी, तो इसने दाएं बाएं वाले जो सेल्स थे, जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन एपिथेलियल लेयर्स थी, उनके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेजेस सभी को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। यानी कि डैमेज की नौयत जो है वो आगे की तरफ मजीद शदीद होना शुरू हो गई। तो एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे, सॉरी सर, मैंने एक बात पूछनी थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि अक्सर लोगों का ट्रेगस के ऊपर एक वो पीप वाला दाना सा निकल आता है, यस। तो वो फिर एक्यूट लोकलाइज्ड ओटाइटिस नहीं एक्सटर्ना नहीं, दैट कहलाएगा ना? इज नो नो, वो एक छोटी कंडीशन है जिसको कि आप एक्यूट नहीं कहेंगे। हाँ, दैट इज एक्यूट
क्रॉनिक नहीं है। और यानी कि लोकलाइज्ड भी तो है ना सर, वो एक localized जगह भी पे है। जी है। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे जो दाने वगैरह निकलते हैं, दोज आर रेफरिंग टू एक्यूट कंडीशंस, और ये खुद ही अपने आप को बॉडी जो है वो हील कर लेती है। ठीक है। वो सर ऐसा भी होता है ना कि अक्सर जैसे कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है या साइनसेस होते हैं, उसकी वजह से उनको बार बार हो जाता है और थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, जैसे मेरी फैमिली में है ये प्रॉब्लम। सो तो दिस वो इज ओटाइटिस पॉसिबल ना, देखो एक्सटर्ना है ना, वो ऐसा किसी हो सकता लोकलाइज्ड। है, ऐसा हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाइजीनिक कंडीशन नंबर 1, नंबर 2 जी। आपकी इम्यूनिटी, नंबर 3 आपका एक्सपोजर टू टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और इसी जी तरीके से जो है और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी नेचर भी हो सकती है, व्हाट टाइप ऑफ द इन्फेक्शन इटसेल्फ इज। तो ये ऐसा जी पॉसिबल है। और बहरहाल उसकी मैनेजमेंट, द बेस्ट मैनेजमेंट इज द क्लीनलीनेस, जो कि आप उसको कर सकते हैं। बहरहाल बाज़ औक़ात आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपके पास वो इतना ज़्यादा जी डिफेंड नहीं करती इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी थैंक यू The सर। invasive otitis externa is associated with pain and tenderness of the tissues around the ear and mastoid accompanied by pus drainage from the canal. अगर कभी otitis invasive किस्म की नेचर हो, invasive means ऐसी जो कि खतरनाक या malignant है, तो उसके अंदर दर्द तो अपनी जगह पर होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि टेंडरनेस हो जाती है, टेंडरनेस में कमज़ोर हो जाता है, वो बड़ी सेंसिटिव जगह हो जाती है आपकी। और उसके अलावा आपकी जो मैस्टॉइड बोन है वो भी इफेक्ट हो सकती है, और पस जो है वो आपके कनाल से नजर आना शुरू हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिए, चूंकि ये नेचर इसकी इन्वेजिव थी, लिहाजा इसने मैस्टॉइड को भी इन्वॉल्व कर लिया, इसने टेंडर भी कर दी आपकी स्किन, और इसने वो जो पस फॉर्मेशन थी वो भी करना शुरू कर दी। तो आप ये जहन में रखिए कि ये जो पस फॉर्मेशन है हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिससे बॉडी अपने आप को हील करती है। ये बेसिकली आपके वाइट ब्लड सेल्स ही थे जिन्होंने कि डिफेंड किया आपकी बॉडी को, और वो जो इन्फ्लेमेशन थी उसको ट्रीट करके, और फिर एक छोटी सी ओपनिंग जो कि येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, वंस इट इज ड्रेन तो आपका पेन जो है वो रिलीव हो जाता है, आपकी इन्फेक्शन कम होना शुरू हो जाती है, तो इट एक्सपेल्स द बॉडी, बॉडी में से वो इन्फेक्शन एक्सपेल कर दी जाती है। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल कि वो जो इन्फेक्शन है वो अगर इन्वेजिव नेचर की थी, तो उसके साथ साथ मैस्टॉइड बोन भी जो है वो उसके अंदर भी इन्फेक्शन जा सकती है। और मैस्टॉइड बोन आपको पता है ना, स्कल का हिस्सा था, तो वो मैस्टॉइड अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है वो आपके आउटर ईयर और मिडल ईयर से होती हुई मैस्टॉइड को इन्वॉल्व करेगी, और मैस्टॉइड के बाद आपके क्रेनियम में चली जाएगी, और क्रेनियम में जब चली गई तो आपको फिर ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस की सूरत में आपको इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन भी हो सकती है, मेनिंजियल लेयर्स को भी इन्फेक्शन हो सकती है। याद है ना, मेनिंजियल लेयर्स द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, उनके अंदर इन्फेक्शन जा सकती है। जब वहाँ पर चली जाए तो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। एट रिस्क ऐसे पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ वाले, इम्यूनिटी कम वाले, ये ऐसे, या डिबिलिटेटेड एंड एल्डरली पेशेंट्स जो कि वीकर हैं, कमज़ोर हैं इन सम एस्पेक्ट्स और उम्र में ज़्यादा है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जी ये, और मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन की तरफ जा सकती है अगर ये इन्वेजिव वाला ओटाइटिस एक्सटर्ना था। तो 4 टाइप्स बताई थी ना, तो उसके अंदर एक जो है वो इन्वेजिव नेचर की थी, विच वाज मोर सीरियस देन द अदर्स। यहाँ तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी शुड आस्क, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ दोबारा से हम कनेक्ट करें और अगले अगले स्लाइड्स भी देख लें। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव गॉट? नो सर, क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी एक्यूट डिफ्यूज वाला, तो जो डिफ्यूज्ड है वो पूरे कान में इन्फेक्शन चला जाता है, आपने ये बताया था, या जी होल होल ईयर में था, सर ने यही बोला था। ठीक है, चलें, थैंक यू।